Hello and welcome to this video. In today's video, we're going to study more from chapter 2 of class 9 chemistry. We have covered so far 2 or 3 parts of this chapter. You can watch those videos by clicking on the link given in the description box, or you can also visit our channel, click on the playlist and go to the chemistry class 9 playlist. So we're basically covering class 9 chemistry chapter by chapter, part by part. We have already completed chapter 1 in 5 parts, and we have uploaded all the videos, and we have uploaded 2 videos of this particular chapter. Chapter 2nd is matter around Aspero. So if you have not watched chapter 1 videos, I'll request you to go and watch explanation of that chapter, and then come back to this particular chapter, because studying in sequence is a good thing. You remember each and everything. Besides, if you want to complete this video and if you've not watched previous 2 parts of this particular chapter, I'll also request you to watch those videos. The link have been given in the description box, or you can also visit the chemistry class 9 playlist section on our YouTube channel. So let's begin. In the last class we studied about colloid. So in today's chapter we will be covering different techniques of separating mixture, and obviously we'll also start from where we left in the last video. So hello, आज की वीडियो में हम उससे आगे कवर करेंगे. लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोराइड, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था. आज इसके आगे हम कवर करेंगे यहाँ से, और फिर इसके आगे आज ज़्यादा कोशिश किया जाए कि हम काफ़ी मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. इसकी ये 3 प्रॉपर्टी, हमारी 4 प्रॉपर्टी जो है हो गई थी. अगली प्रॉपर्टी है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. कोलोइड के बारे में हमने देखा था कि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े भी नहीं होते हैं, ठीक, कि ये नंगी आंखों से दिख सके, और इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि वो सॉल्यूशन की तरह हो सके. ठीक, इसके पार्टिकल्स बीच के होते हैं, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं. और यही रीज़न है कि ये हमको लगते होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं. ठीक है, ये हमने देखा था. ये सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में होते हैं ये, और इसी वजह से चूँकि इनके पार्टिकल्स के साइज रिलेटिवली छोटे होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल के कंपेरिजन में, तो इसीलिए इसको हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, है ना. जैसे वो चाय को हम लोग छान रहे होते हैं, उसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. या जैसे अगर पानी में कुछ मिल गया तो हम कपड़े से इसको छान लेते हैं, तो वही फिल्ट्रेशन हो गया. तो कह रहा है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी जो कोलाइडल सोल्यूशन है उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है फ्रॉम द मिक्सचर से. प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं. बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स. एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की. कहने का कि फिल्ट्रेशन से इनको आप अलग नहीं कर सकते हो. जैसे आप चाय से चाय पत्ती छान करके निकाल लेते हो, फिल्टर करके चाय छन्ना से छान करके, कहा उस तरह आप कोलाइड के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते. हाँ, एक दूसरा प्रोसेस है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, एक्चुअली एक मशीन टाइप का होता है. ठीक, इसमें यहाँ पे रखा जाता है और तेज़ी से घुमाया जाता है. ठीक, बहुत स्पीड में घुमाया जाता है. तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो साइड में हो जाते हैं. जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो बीच में जमे हो जाते हैं. ठीक, तो इन्हीं को हम इसी टेक्निक को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. लेबोरेटरीज़ वगैरह जो होती हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेट यानी मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, उनका यूज़ किया जाता है. आप गूगल सर्च पे जा कर के देख सकते हो इमेज पे कि सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज कैसा होता है, इनके सेंट्रीफ्यूगेशन करने वाला मशीन कैसा होता है. ठीक, तो याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से नहीं ये कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे है द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर. अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ है, एक है डिस्पर्स्ड फेज और एक है डिस्पर्सिंग. कहाँ गया ये डिस्पर्सिंग मीडियम. ठीक, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम. जैसे वहाँ हमने देखा था मिक्सचर में 2 हुआ करता था हमारा. एक हुआ करता था सॉल्यूट, ठीक, और एक हुआ करता था हमारा सॉल्वेंट. सॉल्यूट वो होता था जो चीज़ घुलती है, जो चीज़ डिज़ोल्व होती है, और सॉल्वेंट वो होता था जो हमारा किसी मतलब उस सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है. ठीक, यानी सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. एग्जांपल के तौर पर आपने शरबत बनाया तो पानी में चीनी को घोला, राइट. तो यहाँ पर पानी में घुला है तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, और चीनी घुला है, चीनी डिज़ोल्व हुआ है पानी में, तो चीनी सॉल्यूट. समझ में आ गई बात.
ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो सॉल्यूट वो हो गया, और सॉल्वेंट घुलाने वाला। सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पर वही चीज़ है, सिर्फ इसका नाम बदल दिया है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। आप इसको ऐसे याद रखिए कि डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब मीडियम, किसी चीज़ का मीडियम का मतलब क्या, जैसे कि अगर आप कहीं से जा रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका मीडियम कार हो सकता है, ठीक है, या बस हो सकता है, यानी कि आप उसमें जा रहे हो, तो वो एक तरीका है आपको ले जाने का, है ना, वो बेस है। तो उसी तरह बेस है, यानी कि इस सॉल्यूशन का क्या बेस है, पानी है या क्या है, उसी को हम डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। ठीक, पढ़ लेते हैं इसको। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम इन डिस्पर्सिंग मीडियम। तो इन इसको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बजाय हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि बोला कि सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, यानी जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं उसी को हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। इन द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, और जो कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट सस्पेंडेड है मतलब जहीं प्रेजेंट है, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। बस सिंपल है, मतलब नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया, कॉन्सेप्ट वही है कि सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में, और सॉल्वेंट को डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। ठीक है बात, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको याद रखना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बुक में, आपकी एग्जाम्स में, ऐसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। अब इसमें दो चीज़ है, एक हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, यानी कि ये इसको आप एक तरह से समझ लीजिए कि ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक, और ये हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम है, यानी इसको आप समझिए सॉल्वेंट है। अब कह रहा है कि अगर डिस्पर्सिंग, ये उसके स्टेट्स बताए गए हैं कि अगर डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है और ये गैस है, तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या होगा, और फिर उसके एग्जांपल्स हैं। तो इसको आप देख करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा तो याद रह जाएगा। एक तरह से ये याद रखिए कि जब डिस्पर्सन मीडियम हमारा गैस हो तो सॉल्व बनेगा, ठीक है, सॉल्व बनेगा, ठीक। उसके बाद आप इस तरह याद रखिए कि जब लिक्विड हो, ठीक है, लिक्विड तो जेल बनेगा, यानी लिक्विड डिस्पर्स फेज हो जेल बनेगा। इसी तरह जैसे फोम का आप देख लीजिए, गैस है सॉलिड में घुला हुआ, यानी कि गैस डिजॉल्व है सॉलिड में तो फोम बना है। लिक्विड में डिजॉल्व है तो इमल्शन बना है। इमल्शन का एग्जांपल है मिल्क है, फेस क्रीम है, जेल हो गया, ठीक है, जेली हो गया, ये सब हमारा इमल्शन का एग्जांपल है। तो इसको आप बार बार 2 बार 4 बार देख करके पढ़ लें, या कहीं पर लिख करके आप इसको चिपका दें वॉल में, ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रटना नहीं है, 2 बार 3 बार 5 बार आप देखोगे ना ध्यान पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल है जैसे कि जिसको आप याद कर सकते हैं, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, ये हो गया, और जेली, चीज़, बटर ये हो गया, उसके बाद फोम हो गया, स्पॉन्ज हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, फॉग क्लाउड मिस्ट हो गया। ये सब कुछ एक इंपॉर्टेंट वाले हैं जो कि एग्जाम्स में आ जाया करते हैं कभी कभी, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस इसको याद रखिए कि ये डिस्पर्स्ड फेज है, यानी कि ये सॉल्यूट टाइप का चीज़ है, और ये डिस्पर्सिंग मीडियम है, ठीक। और इस हिसाब से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा कि जैसे कि एक गैस अगर लिक्विड में है, ठीक है, एक गैस लिक्विड में है तो हम इसको फोम बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से है, लिक्विड अगर लिक्विड में है यानी कि डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, तो इस तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा बनेगा उसको हम इमल्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल मिल्क है, फेस क्रीम है, ठीक। इसी तरह अगर सॉलिड गैस में डिजॉल्व है, मिला हुआ, सस्पेंडेड है, तो इस तरह से बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हमारा एरोसॉल कहलाएगा। इसका एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब ऑटोमोबाइल गाड़ी वाड़ी जितना होगा उसको ऑटोमोबाइल बोलते हैं। एग्जॉस्ट मतलब निकलना होता है, तो उसके धुएँ से जो धुआं होता है, साइलेंसर से जो निकलता है धुआं, उसी को हम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बोलते हैं, ठीक। तो वो एक एरोसोल का एग्जांपल है जो जिसमें सॉलिड सस्पेंडेड होता है गैस में, ठीक। तो ये मोटा मोटी है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा ये, ठीक। अब हम चलते हैं सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, कि जो एक हमारा मिक्सचर है उसके कंपोनेंट के हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके घर में चावल है, उसमें कंकर मिले हुए होते हैं, ठीक, तो वो भी एक मिक्सचर है एक्चुअली। तो अब उसके कंपोनेंट को मतलब कंकर को और चावल को कैसे अलग करते हैं, अब इस हैंड पिकिंग, हाथ से चुन करके, ठीक। तो इसी तरह ये तो बहुत इजी एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, ठीक। उनमें से हम कंपोनेंट को कैसे अलग करते हैं, इसके अलग अलग टेक्निक को हम आज कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू। कहता है कि अब
डाई, डाई बेसिकली क्या होता है, रंगने वाली चीज़ को हम डाई कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें कह रहा है कि हम इंक में से डाई को कैसे अलग करते हैं। इंक आप देख रहे होंगे, आपके पेन में इंक है, या जहाँ रंगाई वगैरह होता है कपड़े की रंग, वहाँ इंक होती है, डाई होती है। तो कह रहा है कि हम डाई को ब्लू ब्लैक इंक में से कौन से प्रोसेस से अलग करेंगे, ठीक। यही है यहाँ पे इवेपोरेशन की टेक्निक का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। कि देखिए इवेपोरेशन क्या क्या होता है। इवेपोरेशन हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ रखा है। इवेपोरेशन की क्या होता है कि उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड में, और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाता है, जैसे वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन होता है। तो इसमें कह रहा है कि जब हम इंक से डाई को अलग करना हो, ठीक, तो कैसे हम करेंगे। तो उसी का प्रोसेस में लिखा हुआ यहाँ पर कि इंक इज ए मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। अब कह रहे हैं कि देखिए इंक जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो मिक्सचर है किस चीज़ का भैया, डाई का, पानी में, वाटर में। अब डाई क्या होता है, जो कलर आप देख रहे हैं ना, कलर, उसी को हम डाई कहते हैं, ठीक। जैसे कि अगर एक ब्लू इंक है तो वो पानी में ब्लू डाई घुला हुआ है, ठीक। और अगर ब्लैक है तो वो ब्लैक डाई पानी में यानी वाटर में घुला हुआ है। तो डाई मतलब कलर हो गया। हम कहते हैं ना अक्सर कि बाल को डाई कर लो, तो वो हम वही कह रहे होते हैं, बाल को कलर कर लो, ऐसा कुछ, ठीक। वही लिखा हुआ है कि इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, ठीक। दस वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कॉम्पोनेंट सॉल्वेंट, ठीक, फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सॉलिड बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ये दो वर्ड है, ठीक है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, देखिए कोई भी वर्ड होता है उसके दो मीनिंग होते हैं, मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैं एक्चुअली इस केस में बता रहा हूँ। एक तो मीनिंग होता है कि जनरल मीनिंग जो होता है, और एक स्पेशलिस्ट मीनिंग होता है। जैसे वोलाटाइल का जनरल मीनिंग होता है ऐसे लैंग्वेज में, इंग्लिश में, डिक्शनरी में, कि वैसा चीज़ जिसका फॉर्म चेंज हो रहा हो, ठीक है, या जो चीज़ जल्दी चेंज दिखाता हो, उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक। लेकिन स्पेशलिस्ट मीनिंग साइंस के केस में या केमिस्ट्री के पर्टिकुलर केस में इसका मतलब होता है कि जो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब चूंकि पानी जो है हमारा वो गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है, यही लिखा है कि ये पानी में मिला हुआ होता है डाई, तो इसीलिए कहा गया कि इसका जो वोलाटाइल कंपोनेंट है, यानी कि जो सॉल्वेंट है, पानी ही सॉल्वेंट होता है, उसको हम इवेपोरेट करके उड़ा देंगे, ठीक। जैसे मान लिया कि मेरा एक इंक है, ठीक है, तो इसमें ये वाटर होगा, और इसमें मान लिया ब्लू डाई, थोड़ी देर की मानते हैं कि ब्लू इंक है हमारा, तो ब्लू डाई इसमें घुला हुआ होगा वाटर में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको इवेपोरेट करेंगे, यानी कि इस पर आग जलाएंगे, तो ये वाटर जो है ना वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक, गैस बन करके उड़ जाएगा, और ब्लू डाई हमारा बच जाएगा। यही एग्जांपल जो है यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए आप कि जो हमारा इंक है यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है, और इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस किया, तो वो जो वोलाटाइल कंपोनेंट है यानी कि वाटर इवेपोरेट हो गया और वो हमारा बच गया, ठीक। आगे है, sometimes the solid particles in a liquid are very very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. अब कह रहा है वही ऊपर में जो हमने देखा था कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन में, कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं और वेरी वेरी स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि पास थ्रू फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। चाय छन्ना आपके घर में होगा, उसके छेद तो फिर भी बड़े होते हैं, फिल्टर पेपर के होल और उससे छोटे होते हैं, लेकिन मिक्सचर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उस छोटे से भी छेद से पास कर जाते हैं, ठीक। तो ऐसे पार्टिकल्स में हम फिल्ट्रेशन का मतलब ऐसे कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं। यही लिखा हुआ है कि समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स, कभी कभी सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड में और वेरिएशन बहुत छोटे होते हैं एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स के लिए द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज, फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ नहीं किया जा सकता है फॉर सेपरेशन, अलग करने के लिए। सच मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और ऐसे मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अलग करते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम। डेंसर, हमने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख लिया है, ठीक। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो कह रहे हैं कि देखिए मिक्सचर से हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम ऐसे कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, तो हम यूज़ करते हैं भैया सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक। और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, लाइट मतलब हल्का, लाइटर मतलब हल्का, ठीक है, डेंस से आया है डेंसर, ज़्यादा घना, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, वो ऊपर में जो है रह जाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है कि एक ऑब्वियसली एक गोल टाइप का मशीन होता है, ठीक है, और उसमें हम करते क्या है कि उसको रख करके बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, तो जो डेंसर पार्टिकल होता है वो नीचे में बैठ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं हल्के वाले वो ऊपर में ही रह जाते हैं, फिर हम उनको अलग कर लेते हैं, ठीक। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन, आप इसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के लिखिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक।
अब इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब यूज़ होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता कहाँ कहाँ है? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो ब्लड हमारा होता है, ठीक, उसमें आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं, स्पीड में घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अगर आप कभी जाएंगे ना किसी लेबोरेटरी में, अंदर थोड़ा देर बैठेंगे, तो उनके पास एक मशीन होगा ऐसे छोटा सा, उसमें वो ब्लड रख करके ऐसे स्विच देंगे, वो तेज़ी से घूमेगा, ठीक, तो वो भी यही कर रहे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में हमारा यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अगला है यूज्ड इन डेयरीज, डेयरी में यूज़ करते हैं, एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, कि जो दूध ले जाते हैं आपके आसपास से उठा करके, ठीक, और वो बटर बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। वॉशिंग मशीन अगर आपने देखा है, कभी देखा ही होगा, obvious सी बात है, या आपके घर में भी होगा, तो आप अगर कभी उसका ढक्कन खोल करके ना ऑन कर दोगे, मतलब दो होता है, एक धोने वाला, बगल में जो आप कहते हैं कि सुखाने वाला, वो सेंट्रीफ्यूग होता है एक्चुअली, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन ही होता है। आप देखेंगे खोल करके, मतलब आप ढक्कन हटा दो तब चलाओ, देखो स्पीड में वो घूमेगा, तो वहाँ भी यही काम होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक। ये चीज़ हो गई। आगे है कि ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब इसको हम बताएं इससे पहले हम आपको दो टर्म बताना चाहेंगे, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे मैं आपको दूध दूँ 1 गिलास और 1 बाल्टी पानी दूँ, बोलूँ मिला दीजिए, तो आप मिला दीजिए अच्छे से, ठीक है, पूरा पानी दूध की तरह बन जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको 100 ml सरसों तेल दूँ और 1 गिलास पानी दूँ, बोलिए इनको मिला दीजिए, आप मिला ही नहीं सकते हो, है ना, क्या होगा, वो तेल ऊपर में ही तैरता रहेगा। आप कितना भी चम्मच से मिला लो, मिला लो, मिला लो, मिला लो, मिला लो, मिला लो, मशीन से मिला लो, नहीं मिलेगा, जैसे ही आप छोड़ोगे फिर वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो वैसे लिक्विड जो आपस में ईजिली मिल जाते हैं हम उनको मिसिबल बोलते हैं, ठीक, जैसे दूध और पानी हो गया, ठीक, ब्लड एंड वाटर हो गया। लेकिन इसका उल्टा जो लिक्विड्स नहीं मिलते हैं हम उनको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं, जैसे केरोसिन एंड वाटर हो गया, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे के सारे इमिसिबल लिक्विड है, मतलब जो आपस में घुलते नहीं हैं। तो इस टेक्निक में हमें इमिसिबल लिक्विड के बारे में बताया गया है, यानी जो ऐसे वाले लिक्विड जो मिलते नहीं हैं, ठीक। यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल, एक फनल का एक कीप समझिए, एक तरह से कीप आप समझ रहे होंगे, ठीक, इस टाइप का होता है, ये सेपरेटिंग फनल होता है, ठीक। इसी का यूज़ करते हैं हम इमिसिबल लिक्विड को हम अलग अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का होता है सेपरेटिंग फनल, इसमें स्टॉप कॉक लगा, यानी कि यहाँ पे रुक जा बंद करने वाला टाइप का नॉब है, और इसमें हम उसको डाल देते हैं जो भी हमारा लिक्विड, जैसे इसमें केरोसिन और वाटर का ये मिक्सचर था, तो यहाँ पर जब हम इसको डाल करके छोड़ दिए तो ये लेयर बाय लेयर में बट गया, यहाँ तक जो है वाटर है, यहाँ तक केरोसिन है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को खोलेंगे और ये जो है गिरना शुरू हो जाएगा। जब पूरा पानी गिर गया तो हम जल्दी से स्टॉप कॉक बंद कर देंगे, यहाँ नीचे बर्तन चेंज कर देंगे और नीचे दूसरा बर्तन लगा करके फिर स्टॉप कॉक खोल देंगे, केरोसिन निकल जाएगा। तो ये सेपरेटिंग फनल का हम यूज़ किए। सेपरेट मतलब अलग करना होता है, आप जानते होंगे, फनल मतलब कीप होता है, तो ये अलग करने वाला कीप है, ठीक। तो सेपरेटिंग फनल का हम तब यूज़ करते हैं जब दो इमिसिबल लिक्विड है, वैसे लिक्विड है जो घुलते नहीं हैं, ठीक, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ठीक। इसकी एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इमिसिबल सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ओर क्या होता है, ओर वैसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से हमको मतलब वैसे रॉक होते हैं जिनमें से हमको मिनरल मिलता है, उसको हम ओर बोलते हैं, ठीक। वैसे रॉक, वैसे चट्टान जिनमें से हमको मिनरल मिलता हो उसको हम ओर बोलते हैं। ज्योग्राफी क्लास 8 में आपने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। उसे हम ओर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए जब आयरन मिलता है, ठीक, आयरन लोहा, तो हम उसे, अभी सी बात है कि ऐसे घर में या लेबोरेटरी में आते नहीं, हम ज़मीन में से निकालना पड़ता है, चट्टानों में से खोद खोद करके, तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती है। मतलब जैसे एक चट्टान मिला, उसमें मिनरल है हमारा आयरन, ठीक, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा चट्टान लोहे का ही है, नहीं, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ है, पत्थर है, बाकी फालतू चीज़ें हैं जिसका हमको कोई इस्तेमाल नहीं है। तो हम यहाँ पर करते क्या है, पहले उसको मोल्ट कर देते हैं। मोल्ट मतलब पिघलाना होता है, ठीक, मोल्टेन स्टेट में, मेल्ट से आया है मोल्टेन, पिघला देते हैं हम उसको, ठीक है, फर्नेस में। ये लिखा है ना कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि उसको हमको प्योर मिनरल को उसके ओर में से निकालना, इसी प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। द लाइटर स्लैग, स्लैग क्या होता है, वही कचरा को हम स्लैग बोलते हैं, मतलब इम्प्यूरिटी को स्लैग बोलते हैं, ठीक। स्लैग इक्वल्स टू इम्प्यूरिटी, ठीक, स्लैग इक्वल्स टू इम्प्यूरिटीज़। अब कह रहा है कि देखिए जब हमको
एक्सट्रैक्शन करना होता है आयरन का उसकी ओर से, तो जो स्लैग को रिमूव किया जाता है, इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है इसी प्रोसेस से। हम करते क्या है कि मोल्ट कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं उसको, यानी कि मोल्टेन स्टेट में ले आते हैं, ठीक है, बहने वाले स्टेट में, ठीक, इतना गर्म कर देते हैं कि ठीक है फर्नेस में। और फिर होता क्या है कि जो लेयर इसके बन जाते हैं, मतलब स्लैग जो है वो ऊपर आ जाता है और आयरन जो प्योर आयरन हमारा नीचे रह जाता है। फिर हम इसी तरह से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। इसको याद रखने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। कहा है कि देखिए इस सेपरेटिंग फनल का जब हम यूज़ कर रहे होते हैं कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए, तो ये किस टेक्निक पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का हमने देखा था कि उसमें जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो ऐसे बॉटम में चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं। यही प्रोसेस यहाँ भी होता है, मतलब यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करता है कि जब सेपरेटिंग फनल है, जैसे आपने देखा कि केरोसिन पानी वाले एग्जाम्पल में कि पानी नीचे है केरोसिन ऊपर है, क्यों? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, केरोसिन की डेंसिटी कम है। केरोसिन हल्का है, लाइटर है, तो वो ऊपर आ गया, पानी भारी है, डेंसर है, तो नीचे आ गया। तो इसी तरह यहाँ भी क्या होता है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, वो लेयर में बन जाते हैं। तो कैसे लेयर? जो जितना डेंस होगा ना वो नीचे रहेगा, जो जितना लाइटर होगा यही हल्का होगा, कम डेंस होगा, ठीक है, वो ऊपर जाएगा। तो जैसे इस एग्जांपल में हमारा केरोसिन यहाँ है, वाटर यहाँ है, यानी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, केरोसिन की डेंसिटी कम है, और इस तरह से ये लेयर में बन जाते हैं, ठीक। तो द प्रिंसिपल इज दैट, यहाँ का जो प्रिंसिपल है सेपरेटिंग फनल का, कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो सेपरेट आउट अलग अलग होते हैं लेयर में, डिपेंड करते हैं उनके डेंसिटी, यानी कि उनकी डेंसिटी क्या है उस हिसाब से वो लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं कि जो अब मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, या कैम्फर भी हो गया, कि इसको हम किस प्रोसेस यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने पीछे का थोड़ा मैं अगर आपको बता दूँ, एक टेक्निक था हमारा सब्लिमेशन क्या होता था कि अगर वो सॉलिड से बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज होता था, तो हम उसी को क्या बोलते थे, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते थे। और जो सब्सटेंस, जो मैटर, जो चीज़ इसको शो करता है, इस प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको हम सब्लिमेट बोलते हैं, ठीक। जैसे अगर आप कैम्फर यानी कपूर को ऐसे आग पर गर्म करोगे, ठीक है, तो वो ऐसे पानी नहीं बनेगा, वो सीधे उड़ जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप प्लास्टिक को गर्म करोगे तो वो अभी सॉलिड है, वो गर्म करने के बाद पहले लिक्विड बनेगा, और गर्म करोगे तब वो जाकर कहीं इवेपोरेट होना शुरू होगा, इन गैस बनेगा। लेकिन इसके केस में, कैम्फर के केस में ऐसा नहीं होता है, कपूर के केस में ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हो घर पर कपूर खरीद करके ले, आप तवी पर डाल दो उसे, देखो कि वो पानी बना ही नहीं, लिक्विड बना ही नहीं, सॉलिड है, सीधे उड़ गया, ठीक। तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम सब्लिमेट बोलते हैं। तो कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थैलिन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ये सारे के सारे सब्लिमेट हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। टू सेपरेट सच मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वोलेटाइल कॉम्पोनेंट। वोलेटाइल को हमने देख लिया कि जो गैस बन जाता हो, कि कह रहा है कि हम ऐसे कंपोनेंट, ऐसे मिक्सचर को सब सेपरेट करें जिनके पास, कंटेन मतलब जिनमें होता है सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि जिनमें सब्लिमेबल यानी सब्लिमेट होने वाला, सब्लिमेशन शो करने वाला, यानी कि गैस से सॉलिड से सीधे गैस बन जाने वाला कंपोनेंट हो, ये वोलेटाइल कंपोनेंट हो। फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी मतलब कि किसी ऐसे चीज़ मिला हुआ है जो नॉन सब्लिमेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर कपूर जो है पत्थर में मिल गया, या कपूर बालू में मिल गया है, तो बालू नॉन सब्लिमेबल है, वो उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको अगर हम अलग अलग करना चाहेंगे तब हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो सब्लिमेट होने वाला जो सब्लिमेट सब्सटेंस है वो उड़ जाएगा। जैसे कि अगर कपूर बालू मिल गया तो हम क्या करेंगे, आग लगाएंगे, इससे क्या होगा कि कपूर सारा का सारा उड़ जाएगा, बालू पड़ा रह जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट सब्लिमेबल है, यानी कि वो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो सकता है, और एक ऐसा कंपोनेंट है उसमें जो नॉन सब्लिमेबल यानी जो सब्लिमेबल नहीं है, उसमें सब्लिमेशन शो नहीं होगा, वो गैस से सॉलिड से सीधे गैस नहीं बनेगा, तो इसमें हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम आर, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि सब्लिमेट है, यानी जो सब्लिमेशन शो करते हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया। इनको आप जरूर याद रखिएगा, सीधे पूछ लेता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सब्लिमेंट, या विच अमंग द फॉलोइंग शोज सब्लिमेशन, यानी कि इसमें से कौन से सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस हो करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया और एंथ्रासिन हो गया, ठीक, याद रखिए इनको। यहाँ पे वही एक एग्जांपल दिया हो, ठीक है, ये आपको प्रोजेक्ट में काम आ सकता है।
मिक्सिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स हमने देख लिया। ठीक, अब अगला है कि डाई इन ब्लैक इंक, सिंगल इंक। अब कह रहा है कि इसमें हम पीछे हमने क्या देखा था कि इंक से कैसे हम डाई को अलग कर रहे थे। ठीक, अब यहाँ है कि हम डाई के अलग अलग कलर को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक, डाई के अलग अलग कलर को कैसे सेपरेट करेंगे तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट। देखा था ऑलरेडी हमने कि जो डाई है वो वाटर में घुला हुआ होता है, एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट, और डाई उसमें घुला हुआ होता है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमने क्या किया कि ये फिल्टर पेपर लिया और इसमें यहाँ पर इंक लगा दिया। ठीक, और इसको पानी में डुबो दिया। ठीक, अब वही आगे कह रहा है कि देखिए क्या होता है। एट द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स। अब कह रहा है कि देखिए इसको जब हम पानी में डुबाए ना, इसको पानी में डुबाए तो ये फिल्टर पेपर में पानी ऊपर थोड़ा जाता है। ये ऑब्वियसली होता है, मतलब एब्जॉर्ब करके ना पानी थोड़ा ऊपर बढ़ने लगता है। ठीक, यही है कि एज द वाटर राइजेज, जब पानी ऊंचा होता है ऑन द फिल्टर पेपर, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाइज पार्टिकल्स। अपने साथ डाई पार्टिकल लेता है। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स, है ना। कह रहा है कि जो डाई होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर के मिक्सचर होते हैं। ठीक, आपको डाई एक ही कलर का दिखेगा लेकिन उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर होते हैं। ठीक, द कलर कॉम्पोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्टर, इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। अब बोला कि देखिए उसके डाई के कलर अलग अलग में सेपरेट कैसे होते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है कि देखिए जब आपने उसको फिल्टर पेपर में लगा दिया, यहाँ कुछ इस तरह से लगा दिया, ठीक, और उसको आपने पानी में डुबाया, ठीक, तो अब इसमें जो सारा कलर है, जैसे मान लिया 2 कलर है, ठीक, तो जो कलर पानी में तेज़ी से सॉल्युबल है, जल्दी से घुल जाता है, वो ऊपर सेपरेट हो जाता है, यानी ऊपर चला जाता है। पानी जैसे जैसे बढ़ता है ना, वो ऊपर चला जाता है, और जो धीरे थोड़ा कम सॉल्युबल है, यानी कि पानी में जल्दी नहीं घुलता है, वो नीचे रह जाता है। ठीक, और इस तरह से इसके कलर अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ये लिखा है ना कि यूजुअली आमतौर पर अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। डाई में 2 या 2 से ज़्यादा कलर होते हैं। द कलर्ड कॉम्पोनेंट, जो रंगीन कॉम्पोनेंट होते हैं, वही कलर वाले, दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि ज़्यादा सॉल्युबल हो पानी में, राइजेज फास्टर, तेज़ी से ऊपर होने लगता है, एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेट, और इस तरह से जो है वो कलर सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि जो पानी में तेज़ी से घुलने वाला है वो ऊपर जल्दी से हो जाता है, और जो स्लो होने वाला है वो नीचे रह जाता है। इस तरह से कलर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। देखिए, और इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और क्रोमेटोग्राफी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें क्रोमा का मतलब कलर होता है। तो चूंकि हम ये टेक्निक का यूज़ डाई के कलर को सेपरेट करने के लिए कहते हैं, ठीक, तो वो क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिफरेंस क्या है कि वहाँ हम इंक से डाई को जब चेंज निकाल रहे होते हैं तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस, सिंपल इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। लेकिन जब डाई से डिफरेंट कलर को अलग कर रहे होते हैं तो हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्रोमा कलर पड़ा है। तो कलर, डिफरेंट कलर को डाई से अलग करेंगे तो क्रोमेटोग्राफी, और इंक से हम डाई को अलग करेंगे तो इवेपोरेशन। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम उस जगह कर सकते हैं जिसमें सेम सॉल्वेंट में अलग अलग कंपोनेंट यूज डिजॉल्व हो रहे होते हैं। ये लिखा हुआ कि जो सॉलिड्स, अलग अलग सॉलिड्स डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, यानी कि अगर सेम सॉल्वेंट है, एक ही सॉल्वेंट है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में, इनके केस में पानी था और इसमें अलग अलग कलर डिजॉल्व हो चुके थे। ठीक, अलग अलग कलर डिजॉल्व हो चुके थे, तो हमने किसका यूज़ किया यहाँ पर? क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया। ठीक, तो जब अलग अलग सॉल्यूट एक सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा होता है तो हम उसको क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स। पिगमेंट मतलब कलर सब्सटेंस को हम पिगमेंट कहते हैं। तो पिगमेंट को हम नेचुरल कलर से अलग करने के लिए। ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, कि जहाँ नारकोटिक्स वगैरह होता है, ठीक, जो फॉरेंसिक लैब्स वगैरह होते हैं, वहाँ जो है ड्रग को ब्लड से यूज़ करने, अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा याद रखिए कि अनकन्वेंशनल इसीलिए लोगों को हिट नहीं करता है। तो ड्रग्स जो है अगर हमको ब्लड से अलग करना है तो हम भी, क्योंकि ड्रग्स जो है अलग अलग कॉम्पोनेंट है, वो सेम यानी कि ब्लड में ही घुलते हैं, सेम सॉल्वेंट है, तो इसमें हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक, आगे है, यहाँ तो हमने देख लिया। अभी ऊपर में एक सेपरेटिंग फ्रेंड का यूज़ करते हैं, किसमें भाई? जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जो मतलब वैसे लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं, उनको हम अलग करते हैं, लेयर बन जाता है। अब हम मिसिबल लिक्विड, यानी कि वैसे लिक्विड जो कि मिल जाती है अच्छे से, उनको हम कैसे अलग करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए, लिखा हुआ है दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, यानी कि जो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का प्रोसेस है उसको हम सबसे पहले डिस्टिलेशन बोलते हैं।
इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक, यानी बोल रहा है कि देखिए जो दो मिक्सेबल लिक्विड हैं उनके मिक्सचर अगर बन गए हैं तो इसको हम अगर अलग करना चाहते हैं तब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक, लिक्विड्स ए मिक्सेबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन क्या है, देखिए डिकम्पोजिशन के बारे में है द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी कि कोई एक सब्सटेंस था, ठीक है, और जब आपने उसको तोड़ा का मतलब ये हाथ से लेकर कैसे तोड़ दिया लकड़ी से, नहीं, तोड़ा का मतलब कि उसको आपने केमिकल प्रोसेस करवाया, कुछ करवाया, उससे टूटा, अब वो सिंपल सब्सटेंस में टूट गया, तो वही हमारा डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा होता है कॉम्बिनेशन, क्लास 10 में पढ़ना होगा आपको। ठीक, तो कह रहा है कि देखिए जब जो मिक्सेबल लिक्विड्स हों, यानी कि ऐसे लिक्विड जो कि घुल जाने वाले हो और उसके कंपोनेंट को हमको सेपरेट करना हो तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे तब जब ये लिक्विड जो है मिक्सेबल घुलने वाले वो बॉयल होते हो और डिकम्पोज नहीं होते हो। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब कि जब हम इनको बॉयल करेंगे ना तो वो किसी और चीज़ में नहीं टूट करके बन जाते हो। ठीक, जैसे एक चीज़ है तो अगर उसको बॉयल करने पर ही वही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो टूट करके 2 या 3 चीज़ बन गया, तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। 2 चीज़ है, पहला कि ये बॉयल करने पर डिकम्पोज नहीं, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस में टूटता नहीं हो। ठीक, और दूसरा क्या कहा कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जैसे एक हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक, इसमें 2 मिक्सेबल मतलब एक हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें 2 या मिक्सचर है, इसमें 2 हमारे पास मिक्सेबल लिक्विड था। ठीक, तो कह रहा है कि सबसे पहले कि जब हम इसको गर्म करें तो ये डिकम्पोज नहीं, मतलब कि ये टूट करके 2 अलग अलग चीज़ में नहीं बन गया, नहीं, ये टूटना नहीं चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, जैसे हमने देखा था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो कह रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट में जैसे मान लिया कि ये 100 डिग्री सेल्सियस हो और ये 130 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं है। ठीक, कितना डिफरेंस होना चाहिए, 25 के होना चाहिए एटलीस्ट, जो है 25 के माने केल्विन, कि कम से कम 25 केल्विन का इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, ये हो गई कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। अब कह रहा है कि अगर आगे पढ़ते हैं, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबमिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। अब कह रहा है कि देखिए ऊपर में तो हमने देख लिया कि वो बॉयल होते होंगे, ठीक है, सबसे पहले, और उनके इसमें जो है कम से कम 25 केल्विन का जो है फ़र्क होना चाहिए, तब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब कह रहा है कि अगर 25 केल्विन का उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वही प्रोसेस होता है, उसमें कुछ एपरेटस जो है वो चेंज हो जाता है। देखते हैं आगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अब कह रहा है कि देखिए इस प्रोसेस को हम अच्छे समझेंगे। कह रहा है कि 25 से अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, और अगर 25 केल्विन से कम है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। एग्जांपल के तौर पर बताया कि जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो निकाले जाते हैं ज़मीन में से, तो उनमें बहुत सारी चीज़ मिले हुए होते हैं, तो उनको हम अलग अलग में चेंज करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारा एयर होता है, हवा, वो अलग अलग गैस का मिक्सचर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके अलग अलग गैस में हम इसको चेंज करने के लिए हम वहाँ भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि इस वाले में यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ़र्क क्या है। ये देखिए, ये जो एपरेटस है ना, ये फ्रैक्शनल, ये सिंपल डिस्टिलेशन है। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें जो है आपने वो लिक्विड डाल दिया, ठीक है, और इसको गर्म किया। ठीक, अब ये गर्म होगा तो इसमें मान लिया जाए कि जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। ठीक, इवेपोरेट होना शुरू होगा, यहाँ पर ला करके आप फिर उसको ठंडा कर दीजिएगा। ठीक, और फिर वो लिक्विड बन करके निकल जाएगा, इस तरह होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या है, जब ये एक निकल गया, एक कंपोनेंट हमारा निकल गया, अब जो दूसरा कंपोनेंट बना उसको भी हम इस तरह निकाल लेंगे, ये तो अलग ऑलरेडी हो गया। ठीक है, चलिए अब यानी इसमें प्रोसेस क्या यूज़ होता है, आप देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी वही इवेपोरेशन का ही टेक्निक हम यूज़ करते हैं। पहले इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको कंडेंस करते हैं, यानी कि इसमें से एक कंपोनेंट इवेपोरेट हुआ, यहाँ आया वो वेपर के फॉर्म में। अब हमने क्या किया, इसको फिर से यहाँ पे कंडेंस किया, यानी कि इसको ठंडा किया, और वो वाटर के ड्रॉपलेट के फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में जो हमारा मिल गया।
तो ये नॉर्मल वाला डिस्टिलेशन है, ठीक। तब जब इसके कंपोनेंट के बीच में 25 केल्विन से ज़्यादा का फ़र्क हो इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। अब यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है, ठीक है। और इसमें भी वही प्रोसेस यूज़ किया जाता है, यानी कि पहले हम उसको इवेपोरेट करेंगे, फिर जब उसका वो गैसेस स्टेट में आ जाएगा तो फिर उसको हम कंडेंस कर देंगे, ठीक। और ये आपने देखा ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉल्यूम है ये, ठीक। तो इसमें यही एक एक्स्ट्रा है, बाकी इस वाले में ये डायरेक्ट इतना चाहिए होता है, ठीक। आगे बात नहीं समझ में, ठीक। अब यहाँ पे उसी के बारे में कह रहा है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बारे में, कि द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। यानी ऊपर में जो देखे थे हमने वो सिंपल डिस्टिलेशन का एपरेटस था, एपरेटस मतलब मशीन, ठीक। लेकिन ये भी सेम ही है, बस उसमें ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा है। एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। ये कंडेंसर है और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। कंडेंसर मतलब चीज़ों को कंडेंस करने वाला, यानी कि लिक्विड स्टेट में लाने वाला, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, बार बार इसको देखना पड़ेगा बुक से वीडियो को, तब जाकर समझ में आए, क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। इन सेंस कि हमारी रियल लाइफ में इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता है, हम उसको देख नहीं पा रहे होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो जस्ट डोंट बी ग्रम्पी, ट्राई टू वॉच द वीडियो ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करें, हमने देखा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम यूज़ करते हैं गैस को जो है उसके अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करने में, चेंज करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एयर का। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कह रहा है कि जो हमारा हवा है, एयर, ठीक, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक। और इसके जो कंपोनेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या जो भी गैस हो, ठीक, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच में फ़र्क जो है वो हमारा 25 केल्विन से कम होता है। और इसी वजह से हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम यूज़ करके अलग अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ सकता है कि बताइए एयर इज सेपरेटेड इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स यूजिंग द मेथड क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। तो वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अब कह रहे हैं कि देखिए एयर में सारा चीज़ मिला हुआ है, हम सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। तो हमको जितना भी गैस है ऑक्सीजन के अलावा सबको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीज द टेम्परेचर। अब कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले हम करते क्या है कि एयर को कंप्रेस करते हैं, ठीक। कैसे? प्रेशर बढ़ा करके, यानी प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो कोई चीज़ कंप्रेस होगा। ऐसे मानिए कि आप जब बुक में कवर लगाते हैं तो वो थोड़ा ऐसे ऐसे रहता है, तो उसको आप 5-10 बुक के नीचे रख देते हैं ताकि वो दब जाए, यानी यही कंप्रेशन हो गया, ठीक है। ये कर दिए हम, सबसे पहले उसको कंप्रेस किए एयर को, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करके, और फिर हम इसको क्या किए, ठंडा कर दिए, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। इससे हमारा क्या मिला कि हवा का हमारा लिक्विड फॉर्म में मिल गया, ठीक। दो काम हमने किया, टेम्परेचर को बहुत कम किया, यानी कम किया, टेम्परेचर कम किया, डिक्रीज़ किया, और प्रेशर को इंक्रीज़ किया। तो इससे क्या हो गया कि उसके पार्टिकल्स नज़दीक आ गया, ये लिक्विड बन गया, ठीक। तो अब गैस हमारा लिक्विड के फॉर्म में हो गया। अब क्या हो गया कि दिस लिक्विड एयर, जो अब हमारा लिक्विड एयर यानी हवा से जो इसको हम लिक्विड में बदल दिए, चेंज कर दिए हैं प्रेशर बढ़ा करके और टेम्परेचर कम करके, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इस वाले चीज़ में, ठीक। अब होता क्या है, वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे जैसे हम गर्म करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना होता है उस हिसाब से वो धीरे धीरे अलग होने लग जाता है, ठीक। तो यही इसमें टोटल प्रोसेस है कि कैसे हम हवा से उसके अलग अलग कंपोनेंट को अलग करते हैं, ठीक। हवा में बहुत सारे जो है गैसेज मिले हुए होते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप आराम से ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था कि हवा को यहाँ पर हम दबा दिए, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, हवा यहाँ से गया और यहाँ पे हम कंप्रेस कर दिए, ठीक। इससे क्या हुआ, इससे वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हम उसको धीरे धीरे गर्म किए उसको, ठीक है, धीरे धीरे गर्म किए, ठीक, धीरे धीरे गर्म किए। अब यहाँ से कंप्रेस एयर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सेपरेटर लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा प्रोसेस है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप इजीली इसको देख करके यहाँ पर समझ सकते हैं, 2 बार 3 बार देख करके, ठीक। या इसका आपको लाइव प्रोसेस भी दिखाया जा सकता है, यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, वहाँ पे अच्छे से पूरा जो है एलेबरेट करके एनिमेशन के थ्रू जो है आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। अगला है ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन आयरन। अब यहाँ पर अगला प्रोसेस जो हम देखेंगे वो है हमारा क्रिस्टल आप एक तरह समझिए ना कि वो छोटे छोटे सॉलिड के
पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे एक तरह से आप ये समझिए ना कि जैसे कभी कभी जैसे चीनी छोटा छोटा है, ठीक है, अब देख रहे हैं, मतलब एक दाने टाइप का होता है दाना, वो क्रिस्टल हो गया, ठीक। तो क्रिस्टल मतलब सिंपली एक दाना होता है, ये छोटा छोटा पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड। अब जो सॉलिड होते हैं ना उनको हम प्यूरिफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। कैसे, देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। अब क्या है, देखिए जो सॉल्ट है हमारा, जो नमक है, ठीक, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, और वो आता कहाँ से है, समुद्र से आता है, ठीक है, सी से आता है, ओशन से। तो कह रहा है कि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम समुद्र से जाकर के छान करके नमक बना करके, नहीं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उसकी इम्प्योरिटी को जब हम अलग करते हैं तो हम यही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज, कि इन इम्प्योरिटीज़ को हमको रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। कह रहा है कि crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution। अब कह रहा है कि देखिए होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, कि ये एक सॉल्यूशन है, ठीक, और जब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं ना, तो इसमें जो, ठीक है, इसमें जो प्योर सॉलिड होता है, प्योर सॉलिड, ठीक, वो क्रिस्टल के फॉर्म में, ऐसे दाने 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 के फॉर्म में सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, ठीक, इम्प्योरिटीज से। जैसे ये हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक, तो इसमें जो चीज़ हमको चाहिए वो भी है, और इम्प्योरिटी जो नहीं चाहिए, अशुद्धि जिसको कहते हैं इंग्लिश में, फालतू चीज़ जिसका हमको इस्तेमाल नहीं है, वो भी है। जैसे कि आप घर में चावल बनाए तो उसमें जो पत्थर है वो इम्प्योरिटीज़ कहलाएंगे, ठीक। तो इस लिक्विड है ये। अब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, प्योर सॉलिड होते हैं, वो क्रिस्टल के फॉर्म में इससे अलग हो जाते हैं, यानी कि ऐसे दाना दाना बन करके अलग हो जाते हैं, ठीक। यही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। और आगे पढ़ते हैं, ठीक। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है दैट सेपरेट, दैट जो अलग करता है ए प्योर सॉलिड, एक प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सॉलिड को अलग कर देता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। अब कह रहा है कि देखिए जब यही बात था तो आप इवेपोरेट क्यों नहीं कर लिए, है ना, कि आप सॉलिड को उसी में रख देते, इवेपोरेट करवा देते, लिक्विड था ना भाई, ये तो लिक्विड था, तो आप इसमें सॉलिड को यहीं इवेपोरेट कराते तो जो लिक्विड था वो उड़ जाता, सॉलिड आपका यहीं बच जाता। देखिए कह रहा है कि नहीं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इवेपोरेशन से बेटर क्यों है। देखिए, सम सॉलिड्स बिकम डीकम्पोज, सम सॉलिड्स डीकम्पोज, यानी कि डीकम्पोज हम देखा था कि वो टूट जाते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि टूट जाते हैं, और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। अब कह रहा है कि देखिए पहले बोला कि हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को इवेपोरेशन के जगह पर यूज़ करते हैं, उसके रीज़न है, पहला रीज़न तो ये बताया क्योंकि कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन में तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर हम इवेपोरेट कराना शुरू कराएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि जब हम उसमें टेम्परेचर देंगे तो वो दूसरे सब्सटेंस में टूट जाएगा, 2 या 3 अलग अलग सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। या कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि चार्ड, यानी कि जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, जैसे शुगर है, आप चीनी को गर्म करोगे ना तो वो जल जाएगा, ठीक है, या उस पर थोड़ा सा गर्मी बढ़ाओगे ना वो जल जाएगा, ठीक है, जैसे आप तंदूर वगैरह में या चूल्हे के आसपास फेंक दो वो जल जाएगा। तो ये कह रहा है कि हम इसको हीटिंग करने की वजह से या ड्राइनेस देने पर वो जल जाते हैं, ठीक। सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। अब कहना है कि कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज होते हैं ना कि इनके फिल्ट्रेशन के बावजूद जो है ना वो उसमें डिजॉल्व ही रहते हैं। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड। अब बोल रहा है कि पहले क्या बोला कि जो लिक्विड हुआ, ठीक है, उसको हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो कुछ इम्प्योरिटी ऐसे होते हैं ना कि फिल्ट्रेशन करने के बाद भी वो सॉलिड में रह ही जाते हैं, मतलब उस लिक्विड में सॉल्यूशन में रह ही जाते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि जब हम इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो सॉलिड में इम्प्योरिटी रह ही जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी तो उड़ेगा ही नहीं भाई, इम्प्योरिटी तो नहीं उड़ेगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होता है। यही वजह है कि हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करें। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ये बन सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ हम इवेपोरेशन पे प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक। अब इसकी एप्लीकेशंस है कि हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का कहाँ यूज़ करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी, यानी कि जो सॉल्ट है, नमक, हम जो समुद्र से मिलता है उसका प्यूरिफिकेशन हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। एलम, फिटकिरी का भी जो है हम इम्प्योर सैंपल से निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का ही, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर जो है वाटर प्यूरिफिकेशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से आप इसको देख कर खुद से समझ सकते हैं। नाउ एक क्लास जो है